स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और पिछली वीडियोस में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कर चुके हैं। आज जो पहला टॉपिक है, पहला ट्रेंड जो हम करने जा रहे हैं वो है एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वैंडरवाल रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस यानी एटॉमिक साइज। एटॉमिक रेडियस का मतलब हो गया एटॉमिक साइज यानी साइज ऑफ एन एटम। अब एटॉमिक साइज क्या है? इट इज डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है कि एवरेज डिस्टेंस है, मान लीजिए न्यूक्लियस है, टू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन मैंने मान लिया यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इसका एवरेज। अगर ये d है तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज मेरे पास क्या आ जाएगा? d/2 ये है। लेकिन एटॉमिक साइज को निकालने के लिए हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आई। उन डिफिकल्टीज का कारण क्या था, पहले उसकी बात करते हैं। हम सभी को पता है कि एटम इज वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे साइज का एटम। अब किसी भी चीज का साइज बताने के लिए वो आइसोलेटेड फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम उसका साइज बता सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं डिफिकल्टी क्या क्या आई। डिफिकल्टीज in determining size of an atom। अभी मैंने बोला आपको कि जो एटम है बहुत स्मॉल साइज का है, तो उसके एटॉमिक रेडियस को निकालना जो है वो इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असाइन प्रिसाइज, बिल्कुल एक्यूरेट, प्रिसाइज एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस डज नॉट हैव शार्प बाउंड्रीज। क्यों मुश्किल है एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक साइज जो है निकालना, एग्जैक्ट वैल्यू एटॉमिक रेडियस की निकालना क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस से हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन पाने की जो संभावना है न्यूक्लियस से हम कितनी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाएं तब तक भी वो जीरो नहीं होती है। तो एक डिफिकल्टी तो ये आई हमारे पास। दूसरी डिफिकल्टी की बात अगर हम करें तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइसोलेट a single atom to assign atomic radius। इस पर्पस के लिए एटम के रेडियस को बताने के लिए एक सिंगल एटम को आइसोलेट करना ये एक डिफिकल्ट टास्क है। इसी तरीके से द एटॉमिक रेडियस चेंजेस when atoms are bonded differently। एक ही एटम का जो साइज है वो चेंज हो जाता है अगर वो डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग करता है। तो ये जो है ये डिफिकल्टीज आई एटॉमिक रेडियस को फाइंड आउट करने में। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दीज डिफिकल्टीज हमें कोई प्रैक्टिकल कंसेप्ट चाहिए था ताकि हम एटॉमिक जो रेडियस है, एटॉमिक साइज है एलिमेंट का, वो बता सकें। तो डिपेंडिंग अपॉन एक मेथड ढूंढा गया, डिपेंडिंग अपॉन दी
depending upon the nature of element, means either metal or non-metal, there are three types of एटॉमिक रेडियस। तीन तरह के एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे हम। नॉन मेटल्स में जो एटॉमिक रेडियस है, नॉन मेटल्स में हम एटॉमिक रेडियस स्टडी करते हैं, वो कौन से तीन, पहले कौन सी बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं कोवेलेंट रेडियस। तीन रेडियस कौन से हैं? कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड वैन डर वाल रेडियस। नॉन मेटल के केस में हम दो तरह के रेडियस स्टडी करते हैं, कोवेलेंट एज वेल एज कोवेलेंट रेडियस स्टडी करते हैं नॉन मेटल में, और वैन डर वाल रेडियस को स्टडी किया जाता है। क्या है ये, इनकी बात करते हैं कि क्या कहलाता है कोवेलेंट रेडियस, क्या है मेटेलिक रेडियस, वैन डर वाल रेडियस क्या है। अगर इन्हें कंपेयर किया जाए तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू जो है वो कौन से रेडियस की आएगी, लार्जेस्ट जो है इनमें से कौन सा रेडियस है। तो सबसे पहले मैं यहां बात कर रही हूं कोवेलेंट रेडियस की। कोवेलेंट रेडियस अभी मैंने बताया नॉन मेटल के केस में कोवेलेंट रेडियस को स्टडी किया जाता है इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, और इट इज डिफाइंड एज द 1/2 of the internuclear distance between the two covalently bonded, कैसी बॉन्डिंग हो उसमें, covalently bonded atoms of the same element in a molecule। एक मॉलिक्यूल में जब एटम जो है कोवेलेंटली बॉन्डेड है तो उनका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाएगा, दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा। तो मैं यहाँ कोवेलेंट रेडियस जो है यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूं। ये मान लीजिए मेरे पास एक एटम है और ये आ गया दूसरा एटम, इनके सेंटर्स का 1/2। इसका मतलब अगर ये डी है तो मेरे पास क्या आ गया, कोवेलेंट रेडियस आ गया d/2। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का ये d है तो d/2 मेरे पास क्या आ गया, कोवेलेंट रेडियस आ गया। ये क्या है मेरे पास, कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहे हैं हम। अब बारी आती है वैन डर वाल रेडियस की। वैन डर वाल रेडियस, तो वैन डर वाल रेडियस जो है, वैन डर वाल इज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल रेडियस हम नॉन मेटल्स में स्टडी करते हैं और स्पेशली स्टडी किया जाता है नोबल गैसेस के केस में। नोबल गैसेस के केस में इसको स्टडी किया जाता है। ये क्या है, इट इज द एवरेज 1/2 ऑफ द internuclear distance between two non-bonded isolated atoms। और नेबरिंग जो मॉलिक्यूल है उनके जो एटम्स हैं, जब वो नॉन बॉन्डिंग फॉर्म में होते हैं तब हम बात करते हैं, तो किसकी बात करते हैं हम, वैन डर वाल रेडियस की बात करते हैं। और जब जो एटम्स हैं दे आर कोवेलेंटली बॉन्डेड, तब जो इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा। जैसे ये मेरे पास आ गया, दो एटम है जो आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं है, दे आर नॉट बॉन्डेड विद ईच अदर, नॉन बॉन्डेड है ये। अब इनका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या आया, डी, तो मेरे पास यहां पर आर वैन डर वाल कितना आ जाएगा, d/2। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटेलिक रेडियस की। मेटेलिक रेडियस क्या होता है, यही मैं डिफाइन कर देती हूँ। मेटेलिक रेडियस
मेटेलिक रेडियस के लिए मेटेलिक बॉन्ड पता होना जरूरी है। मैं पिछली वीडियोस में आपको मेटेलिक बॉन्ड के बारे में बता चुकी हूँ, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स की मॉडल की बात की थी, कर्नल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो उन कर्नल्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन है और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड करके रखते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं, दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज मेटेलिक बॉन्ड। और मेटेलिक रेडियस क्या होगा? मेटेलिक रेडियस, it is the 1/2 of the internuclear, बात वही आ रही है बार बार, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दी टू मेटल आयंस, जिन्हें हम कर्नल्स का नाम देते हैं, मेटल आयन इन अ मेटेलिक क्रिस्टल और लैटिस। जो मेटेलिक लैटिस है, जो पूरा उसका स्ट्रक्चर है, उसमें टू मेटल आयंस का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, जब वो मेटेलिक बॉन्ड बना रहे होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? मेटेलिक रेडियस कहेंगे। मेटेलिक रेडियस को मैं रिप्रेजेंट करती हूं यहां पर, कोवेलेंट आ गया हमारे पास, वैन डर वाल रेडियस आ गया। अब हम बात कर रहे हैं मेटेलिक रेडियस की। तो मेटेलिक रेडियस जो है, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आ गया। फिर वही मैं मान लेती हूँ डी है, तो आर मेटेलिक कितना होगा? D/2। अब अगर इसको ध्यान से देखा जाए, मैं तीनों को अगर कंपेयर करूं, तो सबसे पहली बात मेरे पास क्या आती है कि वैन डर वाल रेडियस इज ऑलवेज लार्जर देन दैट ऑफ द कोवेलेंट रेडियस। आप डिस्टेंस अगर देखें तो ये हमारे पास वैन डर वाल रेडियस है, ये कोवेलेंट रेडियस है, और ये क्या है मेरे पास? ये मेरे पास आ गया मेटेलिक रेडियस। तो अगर यहां पर कंपेयर करें, तो जो वैन डर वाल रेडियस है, वैन डर वाल रेडियस इज ऑलवेज लार्जर देन कोवेलेंट रेडियस। हमेशा वैन डर वाल रेडियस, अगर आपको ऑप्शन में वैन डर वाल रेडियस गिवन है, तो हमेशा क्या होगा? लार्जर होगा किससे? कोवेलेंट रेडियस से। अगर मैं तीनों को कंपेयर करती हूं, तो मेरे पास क्या आ गया? ये कोवेलेंट रेडियस जो है, इट इज स्मॉलर देन मेटेलिक रेडियस एंड इट इज ऑल्सो स्मॉलर देन वैन डर वाल रेडियस। यानी वैन डर वाल रेडियस जो है वो लार्जेस्ट रेडियस कहलाता है। ये जो फीचर, ये जो हमने पॉइंट किया है, ये अभी जब हम ट्रेंड करेंगे डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड, उसमें काम आने वाला है। तो यहां से हमने ये आइडिया लगा लिया कि कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटा, फिर मेटेलिक रेडियस, और फिर बारी आती है वैन डर वाल रेडियस की। और वैन डर वाल रेडियस जो नॉन मेटल्स में स्टडी किया जाता है, स्पेशली इन केस ऑफ नोबल गैसेस। अब हम इसकी वेरिएशन की बात करते हैं कि अलोंग द पीरियड, यानी पीरियोडिक टेबल में ये कहां जाते हुए बढ़ता है और कहां जाते हुए घटता है। तो ग्रुप और पीरियड की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं हॉरिजॉन्टली, तो वो कहलाता है पीरियड, और वर्टिकल जो कॉलम्स हमारे पास दे रखे हैं वो कहलाते हैं ग्रुप। तो यहां पर हमने जो टॉपिक लिया वो क्या है? वेरिएशन। वेरिएशन किसमें? वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज की वेरिएशन की बात कर रहे हैं हम यहां। पहले मैं लेती हूं अलोंग दी ग्रुप की बात करें, पीरियड की बात करें, या हम कहते हैं डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। तो मैं यहां पर एक एक्सप्लेन करने के लिए एक ग्रुप और पीरियड में बना लेती हूं। यहां पर जैसे मैंने सेकंड पीरियड लिया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियोन। और इसी तरीके से एक ग्रुप में बना लेती हूं यहां पर। फर्स्ट ग्रुप मैं यहां पर बना रही हूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड सो ऑन। ये जो है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ग्रुप है। और जब हम इधर मूव कर रहे हैं तो ये क्या कहला रहा है? ये पीरियड कहला रहा है। अब जब हम बात कर रहे हैं डाउन द ग्रुप में, तो डाउन द ग्रुप यानी ऑन मूविंग फ्रॉम लिथियम टू सोडियम टू पोटेशियम टू रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ये बात हो रही है ग्रुप की। अब अगर ध्यान से देखा जाए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें, तो यहाँ पे ये 2-1, ये 2-2, ये 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7 एंड 2-8। और यहां पर हमारे पास आ गया 2-8-1, 2-8-8-1,
2, 8, 8, 18, 1 एंड सो ऑन। डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप atomic size increases। एटॉमिक साइज हमने क्या कहा था कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब ये जितना डिस्टेंस ये जो है ये ज्यादा होगा उतना ही एटम का साइज भी बड़ा होगा। तो यहां अगर हम बात करें, लिथियम जो है इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर प्रेजेंट है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर है, और इन केस ऑफ सोडियम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर है। तो डिस्टेंस किसमें ज्यादा हुआ? सोडियम में। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इनर शेल्स जो है वो क्या हो गए, वो सोडियम में बढ़ गए। इसी तरह पोटेशियम में और नंबर ऑफ शेल्स बढ़े तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो और दूर होता जाएगा, और नीचे रुबिडियम तक जाते जाते, सीजियम तक जाते जाते ये जो नंबर ऑफ शेल्स है ये बढ़ते जाएंगे, और जो डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये बढ़ेगा, जिसके कारण एटॉमिक साइज भी क्या होगा यहाँ पर बढ़ेगा। तो इसका रीजन अगर हम लिखना चाहें तो रीजन क्या है हमारे पास? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। अब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बिकम्स मोर डिस्टेंट। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो और ज्यादा दूर होता जाएगा। एज अ रिजल्ट एटॉमिक साइज विल इंक्रीज। अब हम बात करते हैं अलोंग द पीरियड में मूव करने पर क्या होगा? पीरियड में मूव करने पर एटॉमिक साइज बढ़ेगा या घटेगा? अलोंग द पीरियड में मूव करने पर क्या होगा? अब पीरियड की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं लिथियम से बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अगर हम देखें और ये कंसेप्ट देखते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे थे इसलिए एटॉमिक साइज बढ़ रहा था, तो हमें लगेगा कि एटॉमिक साइज इधर जाते हुए कांस्टेंट रहेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। यहां पर ध्यान से देखें तो यहां ट्रेंड क्या आता है? अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज घट जाता है। क्यों घटता है? एक्चुअल में यहां पर जो है सेम शेल में, यहां पर कितने शेल हैं? 2 शेल हैं, इधर भी 2 शेल हैं। अलोंग द पीरियड 2 शेल आ रहे हैं। अगर थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो 3 शेल आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? रीजन क्या हुआ कि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। अब सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ेंगे। यानी अगर हम बात कर रहे हैं लिथियम की, तो लिथियम के पास यानी यहाँ न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, प्रोटॉन यहाँ 3 है, यहाँ प्रोटॉन 4 हो गए, यहाँ प्रोटॉन 5, और धीरे धीरे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स का 3 प्रोटॉन ने अट्रैक्ट करना है, यहाँ 4 ने अट्रैक्ट करना है, यहाँ 5 ने अट्रैक्ट करना है। तो ये जो अट्रैक्शन है इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। तो एटॉमिक साइज जो है घट जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने पर एटॉमिक साइज घटता है। क्यों? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, देन द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। और अगर अट्रैक्शन बढ़ी तो साइज क्या हो जाएगा? घटेगा। एज अ रिजल्ट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो अलोंग द पीरियड मूव करने पर क्या होता है? एटॉमिक साइज घटता है, डिक्रीज करता है, और डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज ये बढ़ता है। रीजन मैं दोबारा से बता रही हूं, जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो दूर और दूर होता जा रहा है, जिसके कारण एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। लेकिन जब हम पीरियड की बात करते हैं तो हमें लगता है कि सेम नंबर ऑफ शेल्स सेम है, शेल्स तो बढ़ नहीं रहे, तो साइज जो है वो सेम होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। यहां पर क्या होता है? सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, जिसके कारण साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। यहां एक एक्सेप्शन की बात करें तो यहां जो हमारी नोबल गैसेज हैं, नोबल गैस, अब जैसे एटॉमिक साइज अप टू फ्लोरीन तो घटेगा, लेकिन नियॉन जो है यानी जो नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेज हैव
लार्जेस्ट एटॉमिक साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। अपने पीरियड में जो नोबल गैसेस है उनका लार्जेस्ट साइज होता है। यानी अगर मैं यहाँ साइज की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करूं तो यहां मेरे पास क्या आ जाएगा, लिथियम से बड़ा सोडियम देन पोटेशियम देन रुबिडियम देन सीजियम एंड सो ऑन। और अगर मैं अलोंग द पीरियड की बात कर रही हूं तो यहां पर मेरे पास क्या होगा, लिथियम तो क्या है, सबसे बड़ा है, फिर इधर मेरे पास बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन यानी हैलोजन सबसे छोटा आ गया, और नियॉन जो है, नियॉन का साइज जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सबसे ज्यादा होगा। रीजन हम सभी को पता है क्या है कि इसमें हम वेंडर वॉल रेडियस को स्टडी करते हैं, और हमने कहा था कि वेंडर वॉल रेडियस जो है वो हमेशा कोवेलेंट रेडियस से बिगर होगा। अब ये जो है ये मेटल है, मेटेलिक, अगर आप ध्यान दो तो जो मेटेलिक रेडियस है, मेटेलिक रेडियस किससे, ये बीच में हमारे पास नॉन मेटल आ गए, तो इनका साइज जो है वो इससे क्या है, छोटा है, और सबसे बिगर साइज जो है वो वेंडर वॉल रेडियस का आ गया। अब हमने एटॉमिक रेडियस क्या है, क्या डिफिकल्टीज है, ये डिस्कस कर लिया, क्या वेरिएशन है ये भी बता दिया। अब हम बात करेंगे आयनिक रेडियस की। आयनिक रेडियस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आयनिक रेडियस, तो आयनिक रेडियस का मतलब क्या हो गया, रेडियस ऑफ आयंस। आयंस हमें पता है कि आयन जो है केटायन और एनायन, ये दो आयंस है हमारे पास, जो पॉजिटिवली चार्ज है वो केटायन है, जो नेगेटिवली चार्ज है वो एनायन है। तो यहां एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है हमें कि अ केटायन इज ऑलवेज, अगर हम साइज की बात कर रहे हैं, इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। क्या है, केटायन हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होगा। इसका क्या मतलब हुआ, पेरेंट एटम का क्या मतलब हुआ, जैसे मेरे पास सोडियम है और सोडियम पॉजिटिव है, यानी ये केटायन आ गया। ये केटायन जिस पेरेंट यानी न्यूट्रल एटम इसका जो है, तो ये केटायन क्या होगा, हमेशा छोटा होगा अपने पेरेंट एटम से, अगर हम इसके साइज को कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ रीजन देखते हैं ऐसा क्यों होता है। ये है 281 और यहां पर क्या है 28। अब इसके पास 3 शेल्स थे, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड शेल में प्रेजेंट था, डिस्टेंस बढ़ा जिसके कारण इसका साइज क्या होगा, ज्यादा। यहां क्या हुआ, यहां पर ये एक शेल जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हुआ आउटर मोस्ट, तो यहां पर शेल क्या हो गया, वो घट गया। इसका मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा अट्रैक्शन में आ गया, जिसके कारण केटायन छोटा होगा। इसी तरीके से अगर हम एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एल्यूमिनियम को कंपेयर करें तो ऑब्वियस सी बात है एल्यूमिनियम जो है वो बिगर साइज का होगा। मैग्नीशियम की बात करें तो यहां पर भी क्या होगा, मैग्नीशियम। और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना एटॉमिक रेडियस जो है वो छोटा होगा, लेकिन वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे अभी हम। एनायन के केस में क्या है, एन एनायन is always larger than its parent atom। एनायन हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़ा होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पेरेंट एटम है क्लोरीन और इसका एनायन क्या आ गया, Cl नेगेटिव। अब यहाँ क्या है 287, 287 है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ क्या है 288। अब यहाँ तो हमने शेल को कंपेयर करके बता दिया कि यहाँ 3 शेल है, यहाँ 2 शेल है, यहाँ पर तो नंबर ऑफ शेल तो सेम है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ अगर इसके पास 17 प्रोटॉन है तो 17 प्रोटॉन को 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। और इस केस में क्या है, प्रोटॉन तो वही 17 के 17 है, लेकिन इसे अट्रैक्ट कितनों को करना है, 18 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है। तो यानी यहाँ अट्रैक्शन किसकी ज्यादा होगी, इसमें अट्रैक्शन 17 को अट्रैक्ट करना आसान होगा। इसका मतलब क्लोरीन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ क्लोराइड आयन। ऐसे ही आप किसी और को भी कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम बात करें, मान लीजिए मेरे पास सेम एलिमेंट दे रखा है और उसके कैटायंस डिफरेंट दे रखे हैं, 2 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, तो उसमें कैसे कंपेयर करेंगे, सेम एलिमेंट है तो मोर इज द पॉजिटिव चार्ज, स्मॉलर विल बी दी आयन। जैसे कैल्शियम दे रखा है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव दे रखा है, कैल्शियम पॉजिटिव दे रखा है, एनटीएससी में भी क्वेश्चन आया था। तो यहां पर अगर मुझे इसे अरेंज करना है तो मैंने देखा कि केटायन दे रखा है। अब केटायन जो है वो स्मॉलर होगा अपने पेरेंट एटम से, तो पेरेंट एटम तो आ गया
इसका मतलब ये सबसे बिगर होगा। अब इसके बाद में बारी किसकी आएगी, जितना कम चार्ज है फिर उसका, और फिर जिसका सबसे ज्यादा चार्ज है वो सबसे स्मॉलर आ जाएगा। इसी तरह अगर एनायन की बात हम करते हैं, मेरे पास ऑक्सीजन है, O2 नेगेटिव है, O नेगेटिव है, तो मोर इज द नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सेम एलिमेंट है तब हमें बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो एनायन है वो हमेशा बिगर होगा। इसका मतलब O2 नेगेटिव जो है वो लार्जेस्ट होगा, फिर कौन आएगा, O नेगेटिव, और सबसे छोटा इसमें कौन आएगा। ये बात की है हमने एनायन की, और ये हम बात कर रहे हैं केटायन की। सेम एलिमेंट्स दे रखे हैं तब की बात हो रही है। अब मान लीजिए डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लेकिन वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, तो उसमें कैसे कंपेयर करना है हमें। In case of isoelectronic species, in case of isoelectronic species क्या होते हैं, दो species which have same number of electrons, जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट मे बी न्यूट्रल, केटायन, एनायन, कुछ भी हो सकता है, तो उन स्पीशीज को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि क्या हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दे रखी है, तो हमें क्या करना है, उनको अरेंज इस तरीके से करना है कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, मोर इज द पॉजिटिव चार्ज, लेसर इज द एटॉमिक साइज, उतना ही छोटा एटॉमिक साइज होगा। And higher is the negative charge, more is the atomic size। तो यहां पर मैं कुछ एलिमेंट्स या कुछ हम स्पीशीज ले लेते हैं जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। जैसे मेरे पास है Na पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, फिर मैंने ले लिया F नेगेटिव, फिर ले लिया N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, इस तरीके से। तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए कि क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। यहां इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। 13 एटॉमिक नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, और 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी। अब इनको हमें कैसे अरेंज करना है कि जो जिसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे छोटा होगा। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर देना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर देना है, उसको ध्यान में रखते हुए कि सबसे छोटा तो यहाँ पर क्या होगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वाला दूसरा ढूंढते हैं, तो मेरे पास आ गया मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। अब मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के बाद क्या आ गया, Na पॉजिटिव। और अब नेगेटिव चार्ज बढ़ते हुए लिखना है, इसका मतलब इससे बड़ा कौन होगा, F नेगेटिव, उससे बड़ा कौन होगा, O2 नेगेटिव, और सबसे बड़ा यहाँ पर कौन होगा, N3 नेगेटिव। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में हमें क्या करना है, हमें चार्जेस की तरफ से उसे अरेंज कर लेना। अगर उनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा चार्ज होगा पॉजिटिव में, केटायन में, वो सबसे स्मॉलर होगा, और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा चार्ज होगा एनायन में, वो सबसे बिगर साइज का होगा। लेकिन हाँ, अगर कंपैरिजन किया जा रहा है और ग्रुप में वो बहुत लोअर नंबर पे है, मैंने यहाँ पर कर दिया कि कंपेयर कर रहे हैं लिथियम पॉजिटिव को, और यहाँ बात आ गई ब्रोमीन नेगेटिव को, तो ये नहीं कि हम यहाँ पर कंपैरिजन में, वैसे तो एनायन बड़ा ही है, लेकिन यहाँ पर फिर ये वाला रूल नहीं लगाना। यहाँ पर हम रूल लगाएंगे वही नंबर ऑफ शेल्स का। तो यहाँ इस पूरी वीडियो में हमने एटॉमिक रेडियस क्या है, क्या डिफिकल्टीज आई एटॉमिक रेडियस को निकालने में, और फिर क्या तरीका ढूंढा गया कि हम एटॉमिक रेडियस को जज कर सकें, और डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड कैसे बढ़ता है घटता है, और आयनिक रेडियस की भी मैंने यहाँ बात बताई। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसकी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं उसको डिस्कस करेंगे, और बाकी के ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।